हेलो एंड वेलकम गाइस। आपके एनसीईआरटी में एक खूबसूरत सा टॉपिक दिया हुआ है जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। ये काफ़ी आसान और इजी टॉपिक है, पर इसको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया टॉपिक है। अगर आप एक बार ढंग से समझ लोगे ना तो आपको इस पार्टिकुलर टॉपिक से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बार आप ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। वीडियो के लास्ट तक आपको बहुत बेहतरीन चीज़ें समझ में आने वाली है, क्योंकि मैंने यहाँ पर बेस्ट और ईजी वे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, पहली बात तो। और दूसरी बात, वीडियो के लास्ट में एक खूबसूरत मैंने आपको नोट्स भी दे दिया है, तो आप नोट्स की चिंता मत करना कि नोट्स कहाँ से और कैसे और क्या बनाए। ठीक है भाई, चलो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। रासायनिक समीकरण जो है, रासायनिक समीकरण को समझने से पहले एक बार आपको जानना पड़ेगा कि भाई साहब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। रासायनिक अभिक्रिया, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया है तब रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या है, देखो मैंने यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाने की कोशिश करी है। जैसे हम लोग चीनी और पानी मिला करके शरबत बनाते हैं, तो जब हमने चीनी और पानी को मिलाया तो शरबत बन गई। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, चीनी को मिलाए पानी में और फिर वो शरबत बन गई, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग एक दर्शाने का तरीका खोजते हैं कि भाई रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाएं कैसे। जैसे चीनी और पानी, चीनी प्लस पानी देकर के हमने शरबत दिखा दिया, तो ये जो चीज़ दिखाया है हमने, इसी चीज़ को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो एक रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा दर्शाया जाता है। रासायनिक समीकरण कुछ अलग से प्रैक्टिकल चीज़ है नहीं, बेसिकली है क्या ये, कॉपी और कलम से लिख करके आसानी से उस रिएक्शंस को, उस अभिक्रिया को हम दर्शा पाएं, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। एग्जांपल समझो, आप एग्जांपल समझो जरा, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, दहन होना मतलब जलना। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा है कि जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में किसका होता है, मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित होता है। अब ये वाली बात जो लिखी हुई है, यह एक क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। अब इस रासायनिक अभिक्रिया को ऐसा बार बार लिखना पड़ेगा तो बड़ा टाइम कंज्यूम होगा भाई, बहुत लंबा टाइम कंज्यूम होगा, पहली बात। दूसरी बात, जगह खराब होगी हमारी, और तीसरी बात ये कि कलम का इंक भी तो खत्म होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि टाइम खराब हो रहा है इससे, है ना। तो इस चीज़ को, इस कंप्लीट चीज़ को हम एक रिएक्शंस द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं, एक समीकरण, इक्वेशन द्वारा दर्शाने की कोशिश करते हैं, समीकरण द्वारा। इसी चीज़ को बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखो लेट से कि कोई पदार्थ है ए और बी, ए एक अलग पदार्थ है, बी एक अलग पदार्थ है। ये दोनों जब मिलता है तो आपस में सी और सी और डी बन जाता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, इसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है भाई साहब। अब रासायनिक अभिक्रिया में दो चार चीज़ें दिख रही है आपको कि एक तो तीर दिया गया है, बीच में प्लस दिया जा रहा है, यहाँ भी प्लस दिया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तीर जो है, तीर ये दो चीज़ों को अलग अलग करने के लिए दर्शाया जाता है। दो चीज़ उसमें क्या क्या है, एक तो जो चीज़ मिल करके जो चीज़ बना रहा है उनसे डिफरेंट करने के लिए, डिफ्रेंशिएट करने के लिए तीर देते हैं। तो जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड होता है, आपके साइड में सारी बातें लिखी है, मैं दिखा भी दूंगा आपको। जो तीर के लेफ्ट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं अभिकारक, इंग्लिश में से रिएक्टेंट कहा जाता है। और तीर के जो राइट हैंड साइड लिखा हुआ है उसको हम लोग बोलते हैं उत्पाद, या इंग्लिश में इसको प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, अब रिएक्टेंट में हो सकता है कोई एक ही पदार्थ हो, और उत्पाद में भी हो सकता है कोई एक ही पदार्थ बने। जैसे एग्जांपल के लिए चीनी और पानी, मैंने यहाँ पर दो अभिकारक लिया था, उसमें से एक ही बना था, तो उत्पाद में जो प्रोडक्ट बनेगा हो सकता है उसकी संख्या एक ही हो। और कई बार यहाँ भी एक ही चीज़ें होती है, वो हीट वगैरह देकर के दूसरी चीज़ में बदल जाती है। अब बात ये है कि अगर एक से ज़्यादा होगा तो क्या करोगे सर, तो उसके लिए आपको यहाँ पर कहा है साइंटिस्ट सर कि बीच में ना प्लस दे देना। ठीक है, और उत्पाद भी अगर एक से ज़्यादा होगा तो उसमें भी बीच में प्लस दे देना, कोई दिक्कत नहीं आता आनी चाहिए। ठीक है भाई साहब। अब कई बार क्या होता है कि ए प्लस बी से हमारा जो सी बना है वो तो मेरा मेन प्रोडक्ट है, वही मेरा इंटरेस्टेड था, बाकी ये जो डी बना इसकी हमको इतनी जरूरत थी नहीं, पर ये ठीक है बन गया तो क्या ही कर सकते हैं। तो जो एक्स्ट्रा बन गया है उसको हम लोग उपउत्पाद कहते हैं, उपउत्पाद यानी बाई प्रोडक्ट कहते हैं। ये इसका ये हमें मतलब कभी नहीं होता कि उपउत्पाद की हमें जरूरत ही नहीं होती है। कई बार हम मेन प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके साथ जो उपउत्पाद बनता है उसकी भी बहुत यूज होती है, उसका भी बहुत यूज करते हैं हम लोग, है ना। तो उपउत्पाद समझ में आ गया होगा कि आपको क्या है, कि जो मेन प्रोडक्ट बनता है उसके अलावा जो चीज़ बनता है उसको हम लोग बोलते हैं उपउत्पाद। ठीक है, यहाँ तो ये एग्जांपल मैंने समझा ही दिया। आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है ये मिलकर के क्या बना देता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, अभिकारक, क्योंकि तीर के इस साइड है, ये दोनों मिलकर के क्या बना रहा है, एक उत्पाद बना रहा है, जिसको हमने क्या नाम दिया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसको कई बार सिंबल से भी दर्शाते हैं, जैसे मैग्नीशियम को किससे सिंबलाइज करते हैं हम लोग, संकेत से, मैग्नीशियम Mg से, और ऑक्सीजन को किससे, O2 से। ऑक्सीजन जो है वो O2 के रूप में मिलता है। आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन एक तत्व है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, 8 होती है, पर आपने O पढ़ा होगा, इसका संकेत O पढ़ा होगा, पर आप जब भी देखोगे रिएक्शन वहाँ पर O2 आपने देखा होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीजन है उसको आप प्रकृति में खोजने जाओगे तो कभी भी वो O के रूप में नहीं मिलेगा, वो O2 के रूप में मिलता है। दो ऑक्सीजन साथ में मिलकर रहता है दोनों भाई, ठीक है, और बना देता है क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब यहाँ पर एक खूबसूरत नोटिस करने वाली बात यह है कि तीर के लेफ्ट हैंड साइड यानी अभिकारक वाले पार्ट में आप देखोगे एक मैग्नीशियम है, यहाँ भी एक मैग्नीशियम है, पर यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है, 1। तो ऐसा जो रासायनिक समीकरण है इसको कहा जाता है असंतुलित रासायनिक समीकरण।
ठीक है। तो इसको संतुलित करना पड़ता है, यानी आप यहाँ पर 2 डाल दो, क्योंकि इधर 2 ऑक्सीजन है तो देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ नहीं डालना पड़ता है, ये भी तरीका है, ये मैं आपको आने वाले टॉपिक में समझाऊंगा अगली वीडियोस में। ठीक है, तो ये 2 यहाँ डालते हैं। अब यहाँ 2 डालने से ये मैग्नीशियम नाराज हो बैठा है कि भाई उधर तो 2 है, मैं एक ही हूँ, तो इसको भी खुश करने के लिए यहाँ पे 2 डालना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 Mg हो गया, यहाँ पे O2 हो गया, यहाँ पे देखो 2O2 मतलब O2 2 हो गया, मतलब ऑक्सीजन 2 हो गया और मैग्नीशियम भी 2 हो गया। तो ऐसा रासायनिक समीकरण को हम लोग बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जो आप देखना, वहाँ ढंग से मैं समझाऊंगा। ठीक है भाई, तो इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा, हिंट मिल गया होगा कि रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित और असंतुलित। ठीक है, तो आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा रासायनिक समीकरण। इसकी नोट्स जो मैं वो आपको एक बार दिखा देता हूँ, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। देखो क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ सकता है, अगर आप कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हो तो वो अलग चीज़ आपको समझना चाहिए था बेहतर तरीके से। रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को लिखें, इसके इंपॉर्टेंस क्या क्या है। तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में साथ में मैं वो भी दिखाऊँ क्या ये देखो, ये रासायनिक अभिक्रिया है ये रासायनिक अभिक्रिया है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कौन कौन भाग ले रहा है, ए और बी भाग ले रहा है। तो इन पदार्थों यानी उसको क्या कह रहे हैं हम लोग, अभिकारक कह रहे हैं। ठीक है, साथ साथ में ये देख के चलोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। और रासायनिक अभिक्रिया के बाद बनने वाले पदार्थ, उसके बाद कौन सा पदार्थ बना था, ये बना था C और D, इसको क्या कह रहे थे, उत्पाद। पदार्थों, उसको ब्रैकेट में मैंने उत्पाद लिख दिया है, को प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा दर्शाने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। प्रतीक मतलब सिंबल, देखो यहाँ पे मैग्नीशियम है, दिख रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, मैग्नीशियम का प्रतीक है। तो ये क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल लिखा हुआ है कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। इस पूरी चीज़ को हम बार बार ऐसा थोड़ा लिखेंगे, सिंपल में लिखेंगे, मैग्नीशियम प्लस O2 MgO बन जाओ। ये जो दिखाया जा रहा है ये भी असंतुलित है। ठीक है भाई, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझने की कोशिश करो, एक बार टाइम देकर समझ जाओगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है देखो रासायनिक समीकरण के महत्व क्या, इंपॉर्टेंस क्या क्या है इसके, तो एक बार ध्यान समझ लो एक बार आप। रासायनिक समीकरण जो होता है से आप रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान होता है। अब रासायनिक समीकरण देख लो एक बार, कैसे पता चल रहा है कि आपको इसमें क्या क्या भाग ले रहा है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन भाग ले रहा है। ठीक है, तो आसानी से पता चल जाता है। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी जो रिजल्ट बनेगा, उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान होता है। यहाँ से उत्पाद क्या बनेगा वही पता चल जा रहा है अपने को आसानी से, है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। अगला, रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखने पर समय तथा जगह की बचत होती है। ये वाली बात नहीं बताया हमने, अब इतनी बड़ी बात है ये रासायनिक अभिक्रिया, इसको ऐसा लिखना ज़्यादा बेहतर है या ऐसा। देखो यहाँ पे एक भी लाइन नहीं आया, आधे लाइन में आ गया पूरा, और टाइम की बचत होगी अपने को, और कलम का इंक भी तो बचेगा। अगला देखो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों की भौतिक अवस्था का पता चलता है। भौतिक यानी इसमें जो ऑक्सीजन है वो गैस है, तो ये गैस का पता चल जाता है, क्योंकि कई बार रासायनिक समीकरण को कंप्लीट तौर पर ना ऑक्सीजन के साइड में से करके गैस लिख देगा, जो हमने दिखाया है आपको यहाँ पे A+B और जो C+D बना है। तो अगर A सॉलिड है तो यहाँ इसे ब्रैकेट में सॉलिड लिखा जाता है, B गैस है ना तो यहाँ B गैस ऐसे लिखा जाता है, और C अगर लिक्विड है तो लिक्विड ऐसे लिखा जाता है, और यहाँ पे D गैस ऐसे लिखा जाता है। तो देखो इसका जो भौतिक गुण है, मतलब नेचर जो है, सॉलिड है या गैस है या लिक्विड है, भौतिक अवस्था है, रासायनिक समीकरण से वो भी हमको पता चल जाता है। थोड़ा सा मैंने जल्दी बताने की कोशिश करी है क्योंकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आप स्लो एक बार समझ लो, है ना। अगर आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आती है तो आप थोड़ा फास्ट भी समझ सकते हो। आई होप मैंने आपको रासायनिक समीकरण ढंग से समझा दिया है। अगला जो टॉपिक है अपना डिस्कशन का, अच्छा एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो, अगर आप नोट्स तैयार करना चाहते हो तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। चलो मैं बढ़िया दिखा देता हूँ, यहाँ से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ये पूरा का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, है ना। चलो भाई, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, तो आप साथ साथ नोट्स बनाते चलो, है ना। नोट्स बनाना, क्योंकि पढ़ाई असल आपका बाद में नोट्स ही काम आएगा। अगला टॉपिक है हमारा कि रासायनिक समीकरण लिखना, मैंने इसके साथ ही कंप्लीट कर दिया कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखते हैं वो वाली बात बता दी है, मैग्नीशियम ऑक्साइड वगैरह लिख करके। अगला जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हमारा कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, तो मैं अगला टॉपिक में बताऊंगा आपको कि संतुलित रासायनिक समीकरण और संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, और संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है, ये डिस्कस करूंगा। ओके, चलिए मिलते हैं वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, रखें बहुत सारा ख्याल। वीडियो लगी अच्छी है तो वीडियो कर देना लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों में शेयर भी करना है। ओके, बाय बाय।